हृदय का डायग्राम बनाना हम सीख चुके हैं, हृदय के स्ट्रक्चर भी पढ़ चुके हैं। अब हम बाय नोट्स पढ़ेंगे हृदय के बारे में। तो हृदय, मानव का हृदय वक्षीय गुहा में, थोरेसिक केविटी में, दोनों फुफ्फुसों के बीच अधर तल पर कुछ बाईं ओर स्थित होता है। हृदय एक 2 स्तरीय आवरण, जिसे हृदयावरण या पेरिकार्डियम कहते हैं, से ढका रहता है। हृदय के चारों तरफ क्या होती है? एक दोहरा आवरण होता है, पेरिकार्डियम यानी हृदय आवरण। इन दोनों आवरणों के बीच एक द्रव भरा रहता है जिसे कहते हैं हृदयावरणी द्रव। दोनों आवरणों के मध्य पाया जाने वाला द्रव हृदयावरणी द्रव कहलाता है। यह क्या करता है? हृदय को बाह्य आघातों से बचाता है, रक्षा करता है। हृदय की बाह्य संरचना, आंतरिक संरचना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आंतरिक संरचना यदि आ जाती है तो बाह्य संरचना तो आसान होती है। तो हृदय की बाह्य संरचना में क्या दिखाई देता है? ये गुलाबी रंग का शंख के आकार का खोखला एवं मांसल भाग है, जो मनुष्य की मुट्ठी के नाप का होता है। इसका वजन लगभग 300 ग्राम होता है। बाहर से देखने पर एक तो हमें क्या दिखाई देती है? महाशिरा दिखाई देती है, ये जो मोटा सा पाइप दिख रहा है, और ये महाधमनी है जो इधर निकल रही है नीचे की तरफ। ये फुफ्फुस सिराएं हैं, फुफ्फुस सिराओं से शुद्ध रक्त आता है हृदय के बाएं आलिंद में। ये क्या है? बायां आलिंद है, नीचे बायां निलय, और ये क्या है? दायां निलय, और ये दायां आलिंद, और ये क्या है? फुफ्फुस धमनी, जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। हृदय की आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना में क्या देखते हैं कि ब्लड का फ्लो किधर से किधर होता है? तो फुफ्फुस धमनी में प्रवाहित होता है अशुद्ध रक्त। हृदय के 2 पार्ट होते हैं, बायां भाग और दायां भाग। बाएं भाग में शुद्ध रक्त आता है, दाएं भाग में अशुद्ध रक्त आता है। बाएं भाग में शुद्ध रक्त, प्योर ब्लड कहाँ से आता है? फुफ्फुस सिराओं के द्वारा बाएं फेफड़े से आता है। बाएं फेफड़े से फुफ्फुस सिराओं के द्वारा रक्त आएगा बाएं आलिंद में। तो फुफ्फुस सिरा से रक्त आएगा, ये फुफ्फुस सिरा है, इधर से ये दाएं फेफड़ों से आएगा, इधर से बाएं फेफड़ों से आएगा, और दोनों साइड की सिराएं यहाँ खुलेंगी इस बाएं आलिंद में, तो इसमें भर जाएगा। और दाएं आलिंद में क्या आएगा? अशुद्ध रक्त आएगा। किधर से आएगा? महाशिरा के द्वारा, अग्र या ऊर्ध्व महाशिरा, नीचे वाली है पश्चिम महाशिरा। ऊपर के अंगों की तरफ से आएगा अशुद्ध रक्त, और नीचे के अंगों की तरफ से आएगा अशुद्ध रक्त महाशिरा में। तो इधर से आने वाला रक्त इसमें आके इधर से, यांत्रिक संरचना दिखा रखी है, तो ब्लड किधर से आएगा? इधर से होता हुआ इसमें से निकल के आएगा, इसमें भर जाएगा, और इधर से आएगा वो भी इसमें भर जाएगा, यानी दाएं आलिंद में रक्त भर जाएगा, अशुद्ध रक्त। दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में कपाट होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व, त्रिवलन कपाट। इधर भी क्या होता है? दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में बाइकस्पिड वाल्व होता है, द्विवलन कपाट होता है, या माइट्रल वाल्व होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, एवी वाल्व। तो दोनों तरफ एवी वाल्व होते हैं, इधर बाइकस्पिड, इधर ट्राइकस्पिड। तो इन दोनों आलिंदों में जब एक साथ रक्त भर जाएगा, इधर अशुद्ध रक्त, इधर शुद्ध रक्त, तो आलिंद में क्या पड़ेगा? प्रेशर
प्रेशर बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा, इधर भी प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, इधर का तो ये बाइकस्पिड वाल्व और इधर ट्राइकस्पिड वाल्व ये खुल जाएंगे। द्विवलन कपाट, इधर है त्रिवलन कपाट। तो बाएं नीले में शुद्ध रक्त आ गया और दाएं नीले में अशुद्ध रक्त आ गया। अब जब ये भर जाएगा तो इसमें भी प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, बाएं नीले से रक्त किधर जाएगा, महाधमनी का महाधमनी कपाट खुल जाएगा। इसमें भी वाल्व होते हैं, यहाँ से प्योर ब्लड ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर के अंगों की तरफ महाधमनी के द्वारा, और नीचे के अंगों की तरफ निकल के आ जाएगा। ये क्या है, अवरोही महाधमनी, और ये क्या है, आरोही महाधमनी। तो इनसे शुद्ध रक्त अंगों को वितरित कर दिया जाएगा। और जब इधर दाएं नीले में क्या आएगा, अशुद्ध रक्त भर जाएगा, तो यहाँ ये ये क्या है, फुफ्फस धमनी, इसके कपाट खुल जाएंगे प्रेशर पड़ने से, और ये ब्लड चला जाएगा अशुद्ध रक्त इधर दाएं फेफड़े की तरफ, इधर बाएं फेफड़े की तरफ, फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़ों में जाके ऑक्सीजन युक्त होकर इनमें ऑक्सीजन मिल जाएगी और ये शुद्ध हो जाएंगे। शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में भेज दिए जाएंगे। तो मनुष्य का हृदय 4 प्रकोष्ठों वेश्मों में बटा होता है। ऊपर के 2 वेश्म आलिंद तथा नीचे के 2 वेश्म नीले कहलाते हैं। ये वाले पार्ट क्या है, आलिंद हैं, और ये नीचे वाले दोनों नीले हैं। आलिंद की दीवारों की तुलना में नीले की दीवारें अपेक्षाकृत मोटी भित्ति वाली होती है। हृदय को यदि लंबवत रूप से बाएं और दाएं भागों में बांटा जाए तो दोनों भागों में एक एक आलिंद और एक एक नीले आएंगे। दाएं और बाएं भाग में क्या आएंगे, एक एक आलिंद और एक एक नीले आएंगे। बाएं ओर के आलिंद व नीले आपस में एक द्विवलन कपाट बाइकस्पिड वाल्व, जिसे माइट्रल वाल्व या बायां एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व एवी वाल्व कहते हैं, से जुड़े होते हैं। इसी प्रकार दाएं तरफ के आलिंद व नीले के मध्य एक त्रिवलन कपाट ट्राइकस्पिड वाल्व या दायां एवी वाल्व पाया जाता है। ये कपाट क्या काम करते हैं, रुधिर को विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं। ब्लड एक ही साइड में आएगा, आलिंद से नीले में, वापस नीले से आलिंद में नहीं जाएगा। ऐसे ही दाएं तरफ भी आलिंद से नीले में आएगा, लेकिन नीले से वापस आलिंद में नहीं जाएगा। तो यहाँ जो रक्त आएगा वो किधर जाएगा, अशुद्ध रक्त जाएगा फुफ्फुस धमनी में, अशुद्ध रक्त किधर जाएगा, फुफ्फुस धमनी में, और शुद्ध रक्त किधर जाएगा, महाधमनी में। कपाट के खुलने व बंद होने से लब डब की ध्वनि सुनाई देती है। दोनों आलिंदों के बीच एक पट पाया जाता है जिसे अंतर आलिंदीय पट कहते हैं। इसी प्रकार दोनों निलयों के बीच भी एक पट पाया जाता है जिसे अंतर निलयी पट कहते हैं। ये अंतर निलयी पट है। ऐसे दोनों आलिंदों के बीच में पट होता है, उसे क्या कहते हैं, अंतर आलिंदीय पट। हृदय की क्रियाविधि या दोहरा परिसंचरण हम समझ चुके हैं और फिर पढ़ लेते हैं। मानव का हृदय एक पंप के समान कार्य करता है। एग्जाम में पूरा का पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग मेन बातें लिखनी है, टाइम कम पड़ सकता है। हृदय के दोनों पार्श्व भाग, दायां व बायां भाग, परस्पर संपर्क में नहीं होते, अतः हृदय एक साथ 2 पंपों के समान कार्य करता है। हृदय के दोनों भाग स्वतंत्र रूप से किंतु एक साथ कार्य करते हैं। फुफ्फुस से ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रुधिर, यानी बाएं फेफड़े से
ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रुधिर फुफ्फुस सिराव के द्वारा किधर आएगा, बाएं आलिंद में आएगा, हम पीछे पढ़ चुके हैं। शरीर के विभिन्न भागों से सिराव व केशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन रहित यानी अशुद्ध रक्त किधर आएगा, हृदय के दाएं आलिंद में आता है, महाशिरा के द्वारा। फुफ्फुस सिराओं को छोड़कर शेष सभी सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। फुफ्फुस सिराएं बाएं आलिंद में शुद्ध रक्त को लेकर आती हैं। इनके अलावा सभी सिराएं कैसे होती हैं, अशुद्ध रक्त वाली होती हैं। ऐसे ही फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, फुफ्फुस धमनी को छोड़कर सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। तो हृदय का बायां और दायां बंटवारा, इससे क्या होगा, क्यों जरूरी है कि हृदय का दायां व बायां बंटवारा शुद्ध, बायां और दायां बंटवारा, बायां में शुद्ध दायां में अशुद्ध, हृदय का बायां व दायां बंटवारा शुद्ध व अशुद्ध रुधिर को मिलने से रोकने में सहायक है। इस तरह का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति कराता है। अब दोनों आलिंद एक साथ सिकुड़ते हैं, जिससे बाएं आलिंद में ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रुधिर बाएं निलय में एवं दाएं आलिंद से ऑक्सीजन रहित अशुद्ध रक्त किधर आएगा, दाएं निलय में आ जाता है। इसके पश्चात निलय एक साथ सिकुड़ते हैं, जिससे रुधिर पर दाब पड़ता है, जिससे आलिंद व निलय के बीच के कपाट बंद हो जाते हैं और रुधिर पुनः आलिंद में नहीं जा सकता। इस दाब के कारण बाएं निलय से तो क्या होगा, बाएं निलय से जुड़ी महाधमनी का महाधमनी कपाट खुल जाता है और रुधिर महाधमनी में आ जाता है, जहां से इसे विभिन्न धमनियों द्वारा शरीर के सभी भागों तक पहुंचा दिया जाता है। दाएं निलय के सिकुड़ने से रुधिर फुफ्फुस धमनियों द्वारा फुफ्फुस में चला जाता है, जहां यह पुनः ऑक्सीजनित होता है, पुनः ऑक्सीजन इसमें मिल जाती है और शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हृदय के दोनों भाग एक साथ एक ही समय में कार्य करता है। दोनों आलिंद एक साथ रुधिर से भरते हैं। आलिंदों से एक साथ दोनों निलियों में रुधिर आता है और दोनों निलियों में एक साथ रुधिर पंप होता है। दायां भाग ऑक्सीजन रहित रुधिर को फुफ्फुस में तथा बायां भाग ऑक्सीजनित रुधिर को यानी शुद्ध रक्त को शरीर में वितरित करता है। इस प्रकार हृदय के दो पंपों द्वारा दो परिसंचरण चक्र पूर्ण होते हैं, अतः इसे द्विपरिसंचरण या दोहरा परिसंचरण कहते हैं। उसके बाद है रक्तदाब। तो जैसे पाइप में पानी बहता है, पाइप कहीं से पंचर होता है तो उसमें से पानी की धार निकलती है पिचकारी से, तो पानी का प्रेशर कम होता है तो वो पानी की पिचकारी कम दूर जाती है, ज़्यादा प्रेशर होता है तो दूर तक जाती है। तो ऐसे ही यानी पानी क्या करता है, पाइप की दीवारों पर प्रेशर डालता है। तो ऐसे ही हमारे शरीर में जो रक्त बहता है वाहिकाओं में, तो वाहिकाओं की दीवारों पर, भित्ति पर प्रेशर डालेगा, दाब डालेगा, उसे क्या कहा जाता है, ब्लड प्रेशर, रक्तदाब या रक्तचाप। तो रुधिर वाहिकाओं पर रक्त के द्वारा लगाया गया दाब, रक्त द्वारा रुधिर वाहिनी पर, रुधिर वाहिनी की दीवारों पर डाला गया दाब रक्तदाब कहलाता है, रक्तचाप कहलाता है। रक्तचाप को स्फैग्नोमैनोमीटर यानी रक्तचाप मापी द्वारा मापा जाता है। तो हृदय संकुचन एवं प्रसारण, हृदय संकुचन और हृदय का फैलना, प्रसारण के कारण जो दाब उत्पन्न होता है उसे रक्तदाब कहते हैं। यह दाब सिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। निलय की संकुचन या प्रकुंचन के दौरान धमनी के अंदर रुधिर दाब, प्रकुंचन दाब, जब निलय संकुचित होते हैं, सिकुड़ते हैं, तो धमनी के अंदर दाब होगा, उसे क्या कहेंगे, प्रकुंचन दाब, सिस्टोलिक प्रेशर। और जब निलय फैलते हैं, प्रसारित होते हैं,
तो उसे कहेंगे निलय अनुशिथिलन दाब। तो निलय प्रकुंचन के दौरान धमनी के अंदर रुधिर दाब कहलाएगा प्रकुंचन दाब, तथा निलय अनुशिथिलन के दौरान धमनी का दाब कहलाएगा अनुशिथिलन दाब या डायस्टोलिस प्रेशर। डायस्टोलिक संकोचन वाला सिस्टोलिक और अनुशिथिलन वाला डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? 120 mm पारे के स्तंभ के अकॉर्डिंग, पारे के स्तंभ के बराबर। और डायस्टोलिक अनुशिथिलन दाब कितना होगा? 80 mm होगा। तो संकोचन होगा तो बीपी हाई होगा, ज़्यादा वैल्यू आएगी तो 120, और जब कोई चीज़ फैलती है तो उसका प्रेशर घट जाता है, आयतन बढ़ जाता है, तो दाब कम हो जाता है। तो सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80। ये होता है स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर। आलिंद की अपेक्षा निलय की पेशी भित्ति मोटी होती है, क्योंकि निलय को पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है। रुधिर वाहिनियां हमने अभी पढ़ा है, धमनी और शिराएं। तो ये दो प्रकार की होती हैं जनरली। धमनियां क्या काम करती हैं? वे वाहिनियां जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, धमनियां कहलाती हैं। इनकी दीवार मोटी व लचीली और ये सामान्यतः शरीर के गहराई में स्थित होती हैं। शिराएं शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर को एकत्रित करके हृदय में लाती हैं। इनकी दीवारें पतली होंगी, पिचकने वाली होती हैं। शिराओं की गुहा अपेक्षाकृत चौड़ी होती है, अतः इनमें रुधिर का दाब बहुत कम होता है। इनमें कपाट पाए जाते हैं जो रुधिर को विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं। एक लिक्विड और होता है शरीर में, ब्लड में, लसिका। शरीर के प्रत्येक अंग तथा ऊतकों तक रुधिर केशिकाएं नहीं पहुंच पाती। प्रत्येक अंग तक और प्रत्येक ऊतक तक केशिकाएं नहीं पहुंच पाती। तो केवल प्लाज्मा और WBC ये रुधिर केशिकाओं की दीवार से छनकर ऊतक कोशिकाओं के बीच स्थान में पहुंच जाते हैं। यह छना हुआ द्रव ही लसिका या निम्फ कहलाता है। इसका रासायनिक संगठन प्लाज्मा के समान होता है, किंतु इसमें घुले पदार्थों की सांद्रता भिन्न भिन्न होती है। इस तरल भाग में पोषक तत्व, अपशिष्ट पदार्थ, गैसें व हार्मोन होते हैं। तो ये हो गया हृदय की संरचना, रुधिर वाहिनियां, रक्तदाब और लसिका।